Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, in this session we'll be discussing all the quant questions of slot 2 of CAT 2023. So I'll try to share the best possible methods. यार अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें. स्टार्ट करते हैं यार. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो इट सेज ABMN are natural numbers such that a is greater than 1, b is greater than 1, and a to the power m into b to the power n is equal to 144 to the power 145. We have to find largest possible value of n minus m. देखो यार, एक तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है n माइनस एम की, और ये भी गिवन है कि a b m n ये सारे ही नेचुरल नंबर्स हैं. तो कहने से डेफिनेटली n की वैल्यू हमें मैक्सिमम रखनी चाहिए और m की वैल्यू हमें मिनिमम रखनी चाहिए. नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट. देखो बेस्ट क्या रहेगा, आप इसे प्राइम फैक्टराइज करें. अब अगर इसे प्राइम फैक्टराइज करें 144 में, आप देखो यार 2 की पावर आती है 4. सो 2 की टोटल पावर वुड बी 4 इंटू 145 विच इज 580. और यार 144 में 3 की पावर है 2, सो 3 की टोटल पावर वुड बी 290. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n. अब क्योंकि मुझे n को मैक्सिमाइज करना है तो ऑब्वियसली पावर यहां बड़ी है, 2 की पावर बड़ी है, तो आई टेक b टू द पावर n एज 2 टू द पावर 580, क्योंकि हमें n को बड़ा रखना है. तो ऑब्वियसली a टू द पावर m क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 3 टू द पावर 290. अब देखो यार, एग्जाम में बहुत सारे लोगों ने यही गलती करी कि उन्होंने n की जगह 580 पुट कर दिया और m की जगह 290 पुट कर दिया और आंसर गलत हो गया. गलत क्यों है यार? देखो यहां से तो देखो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि b हमारा क्यों 2 के बराबर हो जाएगा, है ना. b हमारा 2 के बराबर हो जाएगा और n हमारा 580 के बराबर हो जाएगा. बट स्टूडेंट्स, इफ यू लुक एट दिस केस, बिकॉज वी हैव टू मिनिमाइज m, तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं ना कि मैं a को एज्यूम कर लूं 3 की पावर 290 एंड आई कैन टेक m इज इक्वल टू 1, है ना. बिकॉज दिस टर्म स्टूडेंट्स 3 to the power 290 can also be written as 3 to the power 290 whole to the power 1. तब भी उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी, लेकिन उस केस में क्या होगा, हमारा m जो है वो मिनिमम हो जाएगा, m की वैल्यू 1 हो जाएगी. सो a वुड बी 3 to the power 290 एंड m will be equal to 1. तो in this case students, we'll get the maximum difference of n and m. So answer comes out to be 580 minus 1 which is 579. सो यार काफी, मतलब देखने में लग रहा है कि इजी है, बट बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी. मतलब अगर 10 लोगों ने मान लो अटेम्प्ट भी किया ये क्वेश्चन, तो 9 लोगों ने गलत कर दिया. एनीवे, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी. अब देखो यार, इनइक्वालिटी में आप सबको पता ही है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स है. अब हमें ये भी नहीं पता कि एक्स और वाई के साइंस क्या है, वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, सो वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट. तो बेस्ट क्या रहेगा, राइट हैंड साइड को आप जीरो कर दें, है ना. लेफ्ट हैंड साइड पे मैं टर्म ले आता हूँ. सो एक्स बाय वाई माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 बाय वाई माइनस 3. नाउ दिस इज लेस देन 0. लेट्स टेक एलसीएम. सो एलसीएम वुड बी वाई इंटू वाई माइनस 3. सो यहां से हमारे पास आ जाएगा x इंटू वाई माइनस 3, दैट इज एक्स वाई माइनस 3x minus of x plus 3 into y, so that would be minus of xy minus 3y. Now this is less than 0. From here students, xy minus xy gets cancelled out. माइनस 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो साथ में आ जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय y इंटू वाई माइनस 3 लेस देन 0. तो कहने से इफ आई मल्टीप्लाई द कंप्लीट इक्वेशन, इस पूरी इनइक्वालिटी को बेसिकली अगर मैं -1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं,
है ना, -1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो आई होप आप सबको पता है, अगर किसी नेगेटिव चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं -1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो आई गेट x प्लस वाई डिवाइडेड बाय y इंटू y-3। साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, सो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यार आगे देखो आप, अगर डिनोमिनेटर हम देखें, डिनोमिनेटर में कहने से वी हैव y इंटू y-3, सो क्रिटिकल पॉइंट्स वुड बी 0 एंड 3, है ना। अब यहाँ केसेस बनाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि अब y क्या हो सकता है, y की वैल्यू लेस देन 0 भी हो सकती है, y कैन ऑल्सो बी बिटवीन 0 एंड 3, या ये भी हो सकता है कि y जो है वो ग्रेटर देन 3। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द फर्स्ट केस स्टूडेंट्स, है ना। अगर मैं पहला केस लेता हूं, एज्यूमिंग y इज लेस देन 0, तो कहने से स्टूडेंट्स इफ y इज लेस देन 0, if y is less than 0, then this is negative, y को हमने नेगेटिव लिया है, तो कहने से y-3 भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओवरऑल डिनोमिनेटर वुड बी पॉजिटिव। Look at the overall expression. Overall expression is positive. We know denominator is positive. That means numerator should also be positive. मतलब अगर y की वैल्यू नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, उससे न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब x प्लस वाई विल बी ग्रेटर देन 0, या मैं ये कह सकता हूं यहां से x वुड बी ग्रेटर देन -y। नाउ स्टूडेंट्स, if I multiply this inequality by -1, I can say minus x will be less than y. So that means if y is less than 0, then minus x is less than y. And students, you can see this is the fourth option, है ना। और फोर्थ ऑप्शन में गिवन है कि अगर y लेस देन 0 है तो माइनस एक्स विल बी लेस देन y। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अगेन not at all easy question. It looks easy maybe right now, but real time में यार ये questions बहुत difficult थे solve करने। अगला question देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि अगर आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, देन इट वाज इजी, एल्स अगेन इट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट। देखो यार, पहले वाली टर्म को मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 2x² का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि अगर आप 2x² इंटू 2 करोगे तो 4x² ही आ जाएगा। लास्ट वाला टर्म अगर आप देखें, इसको मैं लिख सकता हूं 2 टू दी पावर x+15 इस पूरे का होल स्क्वायर। एंड स्टूडेंट्स, लुक एट द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कैन ऑल्सो बी रिटन एज -2 इंटू 2 टू दी पावर 2x² इंटू 2 टू दी पावर x+15। Now, students, you can see if you check the middle term, it is coming out to be 2 to the power 2x² प्लस x+16, है ना, क्योंकि 2x² इसकी पावर है, इसकी पावर है x+15 और इसकी पावर 1 है। सो बेसिकली दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म a² -2ab + b², है ना। तो आप सबको पता ही है a² + b² -2ab क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। a यहाँ पर क्या है, 2 to the power 2x², ये हमारा a है, माइनस b, b इज 2 to the power x+15, सो ये a माइनस b का होल स्क्वायर है। सो स्टूडेंट्स, इफ होल स्क्वायर इज 0, दैट मींस द टर्म इटसेल्फ इज 0। तो मैं कह सकता हूं 2 to the power 2x² minus 2 to the power x+15 is equal to 0, which means 2 to the power 2x² is equal to 2 to the power x+15. Bases are same, we can equate the powers, we'll get twice of x² is equal to x+15। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई, 2x² minus x minus 15 is equal to 0। Now students, look at the question, we are looking for sum of all possible values of x। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें सम ऑफ रूट्स निकालने हैं, है ना। तो माइनस ऑफ b बाय ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पर b क्या है, -1 है, सो माइनस ऑफ -1/2, 1/2 इज द करेक्ट आंसर।
स्टूडेंट सी आई एम राइटिंग ईच एंड एवरी स्टेप जस्ट टू एक्सप्लेन यू, बट आप एग्जाम में अगर आपने मान लो फिगर आउट कर लिया है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप डायरेक्टली ही ये स्टेप लिख सकते थे. वंस यू हैव फिगर आउट दैट दिस इज इक्वल टू 0, सो यू कैन डायरेक्टली से दैट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 15. ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि अभी मुझे समझाना है तो मेरे को एक एक स्टेप लिखना पड़ रहा है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Okay, so in this question, it is given for any natural number m n k such that k divides both m plus 2n and 3m plus 4n. K must be a common divisor of options are given. अब यार ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता दूं. मान लो मैंने दो नंबर्स ले लिए 32 एंड 80. ठीक है, आप कोई भी दो नंबर्स ले सकते हो. आप सबको पता लग रहा होगा कि ये 16 के मल्टीपल है ना. तो अगर दो नंबर 16 के मल्टीपल है तो यार जो उनका डिफरेंस होगा ना वो भी 16 का मल्टीपल ही होगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लेट्स से इफ देयर आर टू नंबर्स बोथ आर मल्टीपल ऑफ के, तो एक नंबर मैंने लिया के इंटू ए, दूसरा नंबर मैंने लिया के इंटू बी. तो अगर आप इनका डिफरेंस लेंगे दैट वुड बी के इंटू ए माइनस बी. तो आप देख सकते हैं डिफरेंस भी के का मल्टीपल ही होगा. तो यार अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप ये क्वेश्चन इजिली कर सकते थे. Now can I say k divides both? That means both numbers are multiple of k. तो अगर मैं लिखूं m plus 2n क्योंकि ये k का मल्टीपल है, let's take this to be k into a. Similarly, I can say students 3m plus 4n is also a multiple of k. Let's take it to be k into b. Again, no need to write each and every step. लेकिन समझाने के लिए आपको मैं एक एक चीज बता रहा हूं. अभी आप देखो डिफरेंस इनका ना, अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं, so I can say that 2m plus 2n will also be a multiple of k, which exactly would be k times b minus a. लेकिन आएगा ये भी k का मल्टीपल ही. Now students, let's use this first equation. Okay, I know that m plus 2n is a multiple of k. This is k into a. अब स्टूडेंट्स ये जो रिजल्ट हमारे पास आया था उसमें से अगर मैं ये फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूं, सो आई विल बी लेफ्ट विद ओनली m, है ना. पूरी इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इस रिजल्ट में से. सो आई विल हैव m इज इक्वल टू k टाइम्स, ओके, k टाइम्स b माइनस ए दैट मीन्स b माइनस 2a. तो अल्टीमेटली वी हैव दिस रिजल्ट दैट m इज अ मल्टीपल ऑफ k. आई होप यहां तक सबको क्लियर है. अब स्टूडेंट्स अगर m k का मल्टीपल है, ओके, m is k into something and we know this result, final result is also k into something. That means ये जो हमारा टर्म है 2n, ये भी k into something होगा ही होगा, तभी तो फाइनल रिजल्ट भी k का मल्टीपल बनेगा. तो हम कह सकते हैं कि m भी k का मल्टीपल है ना. m is k into something, 2n should also be k into something. So what will be the answer? That k is a divisor of both m and 2n. Option 3 is the correct answer. Let us see the next question now. Okay, now students, this question is very very doable. हम लोग ये चीजें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लासेस में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यार लॉग एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को नहीं मिस करना चाहिए. इसके क्वेश्चंस यार ऑलमोस्ट हमेशा हर साल डुएबल ही होते हैं. Now the only tricky term is 0.008. How would you solve this, है ना. मतलब ये जो सेकेंड टर्म है अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा. स्टार्ट कर एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि आप सबको बेस चेंजिंग रूल का फॉर्मूला पता होगा. लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी. और आप अपनी मर्जी का बेस कोई भी ले सकते हो ऊपर नीचे. सो बेस एन और बेस एन, है ना. तो बेस चेंजिंग रूल हम फिर से अप्लाई करेंगे बट अब रिवर्स में. So if you look at this second term, this can be written as log of 25 with base 0.008. I hope ये सबको क्लियर है यार. Now let's try to solve this term only. ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ. देखो अब 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, और 0.008 स्टूडेंट्स, 0.008 इज 8 by 1000 which is 1 by 125, और यू कैन से इट इज 5 to the power -3. तो बेसिकली ये सेकेंड टर्म क्या है, लॉग ऑफ 5 स्क्वायर वेयर बेस इज 5 to the power -3, which basically becomes minus of 2/3.
ओके, दिस बिकम्स माइनस ऑफ 2/3। तो ये जो हमारा टर्म है माइनस ऑफ 2/3 है। मैं लिख देता हूँ लॉग ऑफ एक्स विद बेस रूट 3, और इस टर्म की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस ऑफ 2/3। दिस इज इक्वल टू 16/3। So from here I can say that log of x with base root 3 is equal to 16/3 plus 2/3, which is 18/3, which is 6. x की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई? √3⁶, और आई कैन से 3 का क्यूब। सो आई हैव x एज 3 का क्यूब। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है log ऑफ 3x²। 3x² का मतलब क्या हुआ? 3 × 3⁶। 3 × 3⁶ is 3⁷ and base is 3. So from here students I can say answer would be 7. बहुत ही डुएबल क्वेश्चन था अगर आप ये सेकेंड टर्म सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आई होप ये सबको क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Okay, now this is something we have already covered in classes. In fact, I've covered the same question in classes. The only difference was हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को बोला था हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 50 आर देयर हैविंग एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स। यहां पर भी वो यही कहना चाहते हैं, राइट? क्योंकि इट इज गिवन दैट इट शुड हैव एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो मतलब 1 एंड इटसेल्फ को अगर इंक्लूड कर ले सो टोटल देयर शुड बी 4 फैक्टर्स। तो यार अब 4 फैक्टर्स कैसे बन सकते हैं? एक तरीका तो ये है किसी भी प्राइम नंबर की पावर 3 हो। वेरी इंपॉर्टेंट, ए हैज टू बी प्राइम, ये पहला केस होगा। तो यहां से स्टूडेंट्स मेरे पास दो नंबर आ जाएंगे, एक 2 का क्यूब और एक 3 का क्यूब। नाउ यू कैन नॉट टेक 5 क्यूब बिकॉज दैट वुड बी ग्रेटर देन 50। तो इस केस से दो नंबर आ गए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है यार? दो प्राइम नंबर्स हो और दोनों की पावर 1 हो। दो प्राइम नंबर्स लेकिन दोनों डिफरेंट होने चाहिए ना। ए एंड बी आर डिफरेंट प्राइम नंबर्स। तो किसी एक को पहले फिक्स कर लेते हैं ना। मैं 2 को फिक्स कर लेता हूँ, साथ वाला प्राइम नंबर चेंज करता जाऊंगा। सो 2 × 3, 2 को फिक्स रखते हैं। 2 × 5, 2 × 7, 2 × 11, 2 × 13, 2 × 17, 2 × 19, 2 × 23। दैट्स इट। तो ये कितने केस आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केसेस तो देखो यार यहां से आ गए। और ये वाले दो केसेस है ना, यहाँ भी लिख देता हूँ, ये दो केसेस, यहाँ के 8 केसेस। अब ऐसे ही 3 को फिक्स कर देते हैं। So if I fix 3, now students you cannot take 3 × 2 because वो हम already ले चुके हैं। So 3 × 5 I can take, 3 × 7, 3 × 11, 3 × 13। You cannot take 3 × 17, that would be more than 50। तो यहां से 4 केसेस और आ गए। और ऐसे ही अगर मैं 5 फिक्स कर दूं, आई कैनॉट टेक 5 × 2, 5 × 3, दे आर ऑलरेडी काउंटेड। सो आई कैन टेक ओनली 5 × 7। तो एक केस स्टूडेंट्स यहां से आ गया। दैट्स इट, नो अदर केस इज पॉसिबल। तो अगर मैं सबको ऐड करूं, 2 + 8 is 10, +4 is 14, +1 is 15। 15 सच नंबर्स आर देयर। 15 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so in this question it is given k is the largest integer such that equation लिख लेते हैं एक बारी, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इट हैज नो रियल रूट्स। तो पहले तो यार मैं आपको बता दूं, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस फॉर्म में, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, राइट? और जब कोई भी रियल रूट्स नहीं है, मतलब इमेजिनरी रूट्स है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, और वी कैन से b² - 4ac शुड बी लेस देन 0। तो पहले काम करते हैं, इस क्वाड्रेटिक को हम जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सो इफ आई सिंप्लीफाइड आई गेट x² + 1 - 2x + 2kx + 11 is equal to 0. So let's try to write it in this form, ax² + bx + c. I have x² plus x into 2k minus 2 plus 12 is equal to 0. Now students, using this equation, b² - 4ac. So I have 2k minus 2 का whole square minus 4 into 1 into 12 should be less than 0. अब यार अगर आप
पहले वाले टर्म से 2 कॉमन ले, है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 4 तो कैंसिल ही हो जाएगा, फाइनली विल बी लेफ्ट विद k माइनस 1 का होल स्क्वायर. ओके, दिस शुड बी लेस देन, it should be less than 12. Now students, k is the largest integer and it should satisfy this inequality. तो लेफ्ट हैंड साइड अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो कहने से लेफ्ट हैंड साइड जो परफेक्ट स्क्वायर है मैक्सिमम इट कैन बी 9. दैट मीन्स k माइनस 1 की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, मतलब k की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 4. सो आई नो दैट k इज इक्वल टू 4. फर्दर इट इज गिवन y इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, y एक पॉजिटिव रियल नंबर है और हमें इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू निकालनी है. अब देखो यार, k की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 4. इफ k इज इक्वल टू 4, 4 बाय 4 गेट्स कैंसिल्ड आउट, कहने से आई विल बी लेफ्ट विद 1 बाय y प्लस 9y. और इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है और मुझे ये भी पता है कि y जो है वो पॉजिटिव है. स्टूडेंट्स, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा हिंट है कि हम यहाँ AMGM लगा सकते हैं. सो 1 बाय y प्लस 9y, okay, divided by 2, this is arithmetic mean, is greater than equal to their geometric mean. geometric mean मतलब उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट. तो अगर आप प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट इज कमिंग आउट टू बी 9, 9 का स्क्वायर रूट दैट इज 3. सो फ्रॉम हियर आई कैन से 1 बाय y प्लस 9y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6. तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी? 6. 6 इज द करेक्ट आंसर. काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कंसेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Okay, so here it is given pipes A and C are the filling pipes while pipe B is a drain pipe of the tank. तो लिख लेते हैं given information. Pipes are A, B, C. A और C fill कर रहे हैं, ओके, A और C fill कर रहे हैं और B जो है वो empty कर रहा है. Further it is given pipe B empties the full tank in 1 hour less than the time taken by pipe A. तो pipe A को मान लेते हैं अगर x hours लगते हैं, पाइप बी को 1 घंटा कम लगता है, दैट मीन्स x माइनस 1 आवर्स. ओके, फर्दर इट इज गिवन व्हेन ए बी एंड सी दे आर टर्न्ड ऑन टुगेदर, अगर तीनों काम करेंगे, सो द टैंक इज फिल्ड इन 2 आवर्स. अब यार इस क्वेश्चन में हमें इंडिविजुअली तो पता नहीं है कौन कितना टाइम ले रहा है, राइट? तो हम टोटल वर्क को या टोटल कैपेसिटी को 1 मान लेते हैं. सो टोटल वर्क इज 1 और यू कैन से टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 1 यूनिट. अब जब तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो 2 घंटे में काम कंप्लीट हो रहा है, आई मीन 2 घंटे में टैंक फिल हो रहा है. तो पाइप ए इज टेकिंग x आवर्स, पाइप बी इज टेकिंग x माइनस 1 आवर्स, पाइप सी मान लेते हैं y आवर्स लेता है. ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर है. तो यार अब 1 घंटे में x कितना फिल करेगा? x आवर्स में 1 यूनिट फिल करता है, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा? 1 आवर में a विल फिल 1/x यूनिट्स. b कितना एम्प्टी करेगा? 1/x-1, अब क्योंकि एम्प्टी करेगा सो माइनस ऑफ 1/x-1. और उसी 1 घंटे में सी क्या करेगा? सी विल फिल 1/y. याद रहे 2 घंटे में 1 यूनिट फिल होता है, तो 1 घंटे में कितना फिल होगा? 1 घंटे में काम कितना होगा? दैट वुड बी 1/2. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव. Okay, let us read further. If pipes B and C are turned on together when the tank is empty, pipe B is turned off after 1 hour. अब पाइप बी ने 1 घंटा काम किया है ना, पाइप बी ने 1 घंटा काम किया, तो 1 घंटे में वो कितना एम्प्टी करेगा? माइनस 1/x-1. Further it is given pipe C takes another 1 hour 15 minutes to fill the remaining tank. तो मतलब 1 घंटे के बाद जब पाइप बी को बंद कर दिया, उसके बाद पाइप सी ने 1 घंटा 15 मिनट और ली है. दैट मीन्स कहने से सी इज वर्किंग फॉर 2 hours 15 minutes और 9/4 आवर्स. तो यार 9/4 आवर्स में सी कितना फिल करेगा? 1 घंटे में फिल करता है 1/y, तो 9/4 आवर्स में इट विल फिल 9/4y. टैंक फिल हो गया, टैंक की कैपेसिटी हमने 1 ली थी, सो दिस विल बी इक्वल टू 1. तो स्टूडेंट्स, दीज आर द 2 इक्वेशंस वी हैव. अब यार ये सिंप्लीफाई करना काफी टफ था. अब या तो देखो, एक तरीका ये है कि आप पूरी इक्वेशन एक्स के टर्म्स में लिख लें, है ना. फर्स्ट इक्वेशन से आई कैन से 1/y, ओके, 1/y इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूं मैं, 1/y इज इक्वल टू 1/2
माइनस ऑफ 1/x प्लस 1/x-1 है ना। अब ये 1/y की वैल्यू मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी। सो नाउ आई हैव माइनस 1/x-1 प्लस 9/4 टाइम्स इंटू 1/y। 1/y की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 1/2 minus 1/x plus 1/x-1, and this value is equal to 1. Let's solve it now. अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं -1/x-1 यहां भी है, और ये ब्रैकेट से हमारे पास आ जाएगा 9/4 ऑफ x-1, है ना। तो 9/4 ऑफ x-1 माइनस 1/x-1, तो बेसिकली दैट वुड बी 5/4 ऑफ x-1। 9/4 into 1/2, that would be 9/8, and 9/4 into minus 1/x, so that would be minus 9/4x, and this is equal to 1. एक काम करता हूँ, 9/8 को राइट हैंड साइड पे ले आता हूँ, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 5/4 into x-1 minus 9/4x is equal to 1 minus 9/8, that is minus of 1/8. अब देखो यार 4 तो हम कैंसिल कर सकते हैं ना, 4 को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो लेट मी राइट डाउन दी रिमेनिंग थिंग। सो आई हैव नाउ 5/x-1 minus 9/x is equal to minus of 1/2. Let's simplify this, students. You will get a quadratic equation. 5x minus 9x. Okay, 5x minus 9x. So that is minus 4x. Minus 9 into minus 1 is plus 9. Divided by x square minus x is equal to minus of 1/2. So now I have minus 8x plus 18 is equal to x minus x square. सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूं. सो आई हैव x square minus 9x plus 18 is equal to 0. Now students, from here we'll get two values of x, which is 3 and 6. Now students, in the question it is given pipe A can fill the tank in less than 5 hours. पाइप ए को कितना टाइम लग रहा था, x आवर्स लग रहे थे, एंड x इज लेस देन 5, सो दैट मींस 6 इज एलिमिनेटेड, x हैज टू बी 3. लेकिन अब हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप सी इन मिनट्स टू फिल द एम्प्टी टैंक. हमें बेसिकली y की वैल्यू निकालनी है, बट वो आवर्स में आएगी, वील कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स. तो अभी y की वैल्यू पहले कैसे निकाले, x की वैल्यू 3 आ गई. अब यार x की वैल्यू 3 आप इस इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, या तो इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं x की वैल्यू 3. सो वी हैव 1/3 minus 1/2 plus 1/y is equal to 1/2. So students, now 1/2 प्लस 1/2 है ना, ये माइनस 1/2 को मैं राइट हैंड साइड पे ले आया. सो 1/2 प्लस 1/2 इज 1, 1 माइनस 1/3 इज 2/3. सो आई कैन से y इज इक्वल टू 3/2, and this is in hours. We'll convert it into minutes, multiply by 60, we'll get exactly 90 minutes. वेरी टफ क्वेश्चन, मतलब ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं एग्जाम में करना. आई मीन बिल्कुल लास्ट, दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, राइट, मतलब आफ्टर चेकिंग ऑल द क्वेश्चंस. अगला क्वेश्चन देखते हैं यार. ओके, नाउ दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी डूएबल. काफी आसान क्वेश्चन था ये. इन अ कंपनी 20% ऑफ द एम्प्लॉइज वर्क इन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट. तो यार एक काम करते हैं, मान लेते हैं टोटल एम्प्लॉइज 100 थे, तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कितने हो गए 20, और जो दूसरा डिपार्टमेंट है, मतलब लेट्स से नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो है, वहां कितने एम्प्लॉइज हो गए 80. सो आई हैव टेकन टोटल एम्प्लॉइज एज 100, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में 20 हो गए और बाकी डिपार्टमेंट में 80 हो गए. टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉइज इज 1/6 ऑफ द टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय ऑल द एम्प्लॉइज. तो सारे एम्प्लॉइज का जो टोटल है उसका 1/6. सो आई एम एज्यूमिंग टोटल सैलरी ऑफ ऑल ऑफ देम, टोटल सैलरी ऑफ ऑल, I'll take any multiple of 6, I'll take 600. तो कहने से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वाले जो एम्प्लॉय अर्न करते हैं दैट इज 1/6, दैट मींस दे आर अर्निंग 100, एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट पीपल दे आर अर्निंग 500. Further it is given we have to find the ratio of the average salary obtained by
मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज, तो मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज की जो एवरेज सैलरी है एंड द एवरेज सैलरी ऑब्टेन्ड बाय नॉन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज, उनका रेशियो निकालना है। तो यार यहाँ का एवरेज हम इजीली निकाल सकते हैं। वी नो टोटल देयर अर्निंग इज 100 एंड देयर आर 20 सच एम्प्लॉयज, सो एवरेज वुड बी 100/20। और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज की एवरेज कितनी आ जाएगी, 500/80। इसका हमें रेशियो निकालना है। यू कैन सी 100 into 5 is 500, 20 into 4 is 80, so we have 1:5/4, or we can say 4:5 is the correct answer. Let us see the next question now. Again, students, another question which was doable. Meenu purchases a pair of sunglasses at ₹1000. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ information. मीनू का कॉस्ट प्राइस है 1000, सेल्स टू कनू एट 20% प्रॉफिट। तो मीनू का जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 1200। तो यहां से मैं कह सकता हूं मीनू इज अर्निंग 200 रुपीज। फर्दर इट इज गिवन कनू सेल्स इट बैक टू मीनू एट 20% लॉस। अब यार कनू ने कितने में परचेज किया, कनू का जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज 1200। अब कनू ने कितने में सेल कर दिया, कनू का सेलिंग प्राइस 20% लेस, सो दैट मीन्स 960। दैट मीन्स मीनू ने फिर से परचेज कर लिया, मीनू ने फिर से परचेज कर लिया फॉर 960 रुपीज। फाइनली मीनू सेल्स द सेम पेयर ऑफ सनग्लासेस टू तनु। अब जो 960 में उसने परचेज किया, अब उसने वो तनु को सेल कर दिया। एंड टोटल प्रॉफिट मेड बाय मीनू फ्रॉम ऑल हर ट्रांजेक्शन इज ₹500। देखो यार 200 रुपए तो पहली ट्रांजेक्शन से आ गए थे, दैट मीन्स सेकेंड टाइम शी मस्ट हैव अर्नड 300 रुपीज, तभी तो टोटल 500 बनेगा। तो मतलब सेकेंड टाइम मीनू का जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज 300 रुपीज। Now we have to find the profit percentage made by Meenu when she sold the pair of sunglasses to Tanu. तो इस केस में हमें बताना है profit percentage. We know the profit, we know the cost price. So profit by cost price into 100. Let's solve it. 0, 0 gets cancelled out. 6 into 5, 6 into 16. See, had it been 4/16, 4/16 होता तो यार 1/4 हो जाता, 25% आ जाता। तो 25% मतलब 4/16, 25% हो गया, उसके अलावा 1/16 और। नाउ इफ यू नो द वैल्यू ऑफ 1/16 दैट इज 6.25, सो आंसर वुड बी 25 प्लस 6.25, दैट मीन्स 31.25% is the correct answer. Option number 4. Let us see the next question now. Okay, so here it is given the price of a precious stone is directly proportional to the square of its weight, है ना। तो पहले इसको लिख लेते हैं, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। आप सबको पता ही है अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा, सो P इज इक्वल टू K टाइम्स W स्क्वायर, वे W इज द वेट, P is the price and K is the constant. Now Sita has a precious stone weighing 18 units. She breaks it into 4 pieces with each piece having distinct integer weight. ये बहुत ही important condition है. Then the difference between the highest and lowest possible values of the total price of the 4 prices is given 2,88,000. We have to find the price of the original stone. अब देखो ओरिजिनल का जो वेट है वो 18 यूनिट्स है और हमें यही निकालना है कि इसका प्राइस कितना होगा, ओरिजिनल प्राइस। सो बेसिकली इफ आई पुट 18 इन प्लेस ऑफ W, आई कैन से आई नीड टू फिगर आउट K इंटू 18 स्क्वायर, मतलब 324 टाइम्स के, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हमें ये भी गिवन है कि 18 यूनिट्स था, उसको उसने 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। वो 4 पार्ट्स मैंने ले लिए W1, W2, W3, W4। okay, so can I say now the total price of these 4 would be K times W1 का स्क्वायर प्लस K टाइम्स W2 का स्क्वायर प्लस K टाइम्स W3 का स्क्वायर एंड K टाइम्स W4 का स्क्वायर, है ना। तो मैंने K कॉमन ले लिया। तो अब इसकी हमें मैक्सिमम और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है उसका डिफरेंस हमें गिवन है। अभी देखो यार ये W1 स्क्वायर, W2 स्क्वायर, W3 स्क्वायर, W4 स्क्वायर, इसका सम
मैक्सिमम होगा, इसका सम मैक्सिमम तब होगा जब यार आप किसी एक वेरिएबल को बड़े से बड़ा रखें। अब अगर किसी एक वेरिएबल को बड़े से बड़ा रखना है तो मतलब बाकी तीनों वेरिएबल्स को हम छोटा छोटा रखें, बिकॉज दे आर डिस्टिंक्ट इंटीजर वेट, सो वी हैव टू टेक 1 2 3, ये तीन मिनिमम वैल्यूज हम ले सकते हैं। उस केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 2 3 6, 18 - 6 is 12. So now if I put these value 1 2 3 12 in place of W1 W2 W3 W4 in this equation, I'll get k times 1 ka square is 1, 2 ka square is 4, 3 square is 9, 12 square is 144. This comes out to be, students, 158 times k. ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और ऐसी अगर हमें मिनिमम निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड ट्राई टू कीप ऑल द वेरिएबल्स एज क्लोज एज पॉसिबल, है ना, वेरिएबल्स को क्लोज रखें हम। Now, can you say if I break 18 into 4 equal parts, if I break 18 into 4 equal parts, I'll get 4.5. Now I know they are integer values, we have to keep them as close as possible. तो मैं क्या करूंगा, दो वेरिएबल्स को मैं 4.5 से कम ले लूंगा, so I'll take 3 and 4, और बाकी दोनों वेरिएबल्स को 4.5 से ज्यादा ले लूंगा, I'll take 5 and 6. So now if I put W1 W2 W3 W4 as 3 4 5 6, I'll get k into 3 का square plus 4 का square plus 5 का square प्लस 6 का स्क्वायर, ये यार मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। दिस कम्स आउट टू बी 86 टाइम्स के। अब हमें इसका डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी 72 टाइम्स के, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 2,88,000। फ्रॉम हेयर आई कैन से दैट k इज इक्वल टू 4,000। हमें निकालनी है ये वाली वैल्यू, सो 324 इंटू 4,000, so students answer comes out to be 1296000. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन कंसेप्ट वाइज उतना मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Okay, so in this question it is given Ravi is driving at a speed of 40 kilometers per hour on road. Vijay is 54 meters behind Ravi, driving in the same direction as Ravi. Ashok is driving along the same road from the opposite direction at a speed of 50 kilometers per hour and is 225 meters away from Ravi. पहले एक काम करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं। सो लेट्स से यहाँ पर रवि है विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर। मान लेते हैं रवि इस डायरेक्शन में जा रहा है, विजय भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और विजय रवि से पीछे है। विजय इज 54 meters बिहाइंड, गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ रवि। अशोक इज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। अशोक की स्पीड हमें गिवन है, दैट इज 50 किलोमीटर्स पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, और हमें यह भी गिवन है कि अशोक और रवि के बीच में जो गैप है दैट इज 225 meters. Now it is given what should be the speed of Vijay so that all three cross each other at the same time. तो कहने से मतलब जितनी देर में विजय रवि को पकड़ेगा उतनी ही देर में अशोक और रवि भी मीट करेंगे। सो बेसिकली वी कैन से दैट द टाइम टेकन बाय विजय टू कैच रवि इज सेम एज द टाइम टेकन बाय अशोक टू मीट रवि। तो स्टूडेंट्स हम सबको पता है कि जब टाइम सेम होता है, जब टाइम सेम होता है तो स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब यहाँ पर टाइम सेम है, जो विजय और रवि का टाइम है वही अशोक और रवि का मीटिंग टाइम है। सो आई कैन से कि जो इनकी डिस्टेंस का रेशियो है वही इनकी स्पीड का रेशियो है। विजय की स्पीड हमें निकालनी है, विजय की स्पीड को मैंने मान लिया x किलोमीटर्स पर आवर। Now I know that distance between Vijay and Ravi is 54. Distance between Ravi and Ashok is 225. तो ये distance का ratio है. This should be equal to the ratio of their speeds. अगर विजय और रवि के केस में स्पीड की बात करें, याद रहे सेम डायरेक्शन में है, सो रिलेटिव स्पीड वुड बी x minus 40. और अशोक और रवि के केस में दे आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड्स विल बी एडेड 50 plus 40, दिस वुड बी 90। अब आप देखो 225 और 90 ये दोनों 45 से कैंसिल हो रहे हैं, 45 into 5, 45 into 2। Now if I cross multiply, I'll get 5x minus 200 is equal to 108, which will give 5x is equal to 308, and x comes out to be 61.6. So 61.6 is the correct answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं यार।
Okay, so here it is given Anil borrows 2 lakhs at an interest rate of 8% per annum compounded half yearly, है ना, मतलब हर 6 महीने का 4% हो गया. He repays 10320 at the end of first year and closes the loan by paying the outstanding amount at the end of the third year. We have to find the total interest paid over 3 years. अब यार 1 साल के बाद वो कुछ पैसे तो दे ही रहे हैं, तो पहले एक काम करते हैं, 1 साल के बाद देख लेते हैं अमाउंट कितना आएगा. तो 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, दैट मीन्स 4% 2 times. सो हेयर स्टूडेंट्स वी कैन अप्लाई सक्सेसिव परसेंटेज फॉर्मूला एज वेल. नहीं तो आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है. सो आई एम अप्लाइंग दिस फॉर्मूला 4% वाइज, so that would be 4 plus 4 plus 4 into 4 by 100. So this comes out to be 8.16. Basically, yearly we can say he has to pay 8.16%, है ना, क्योंकि 4% 6 महीने का मतलब पूरे साल का 8.16%. तो पहले साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं. सो इंटरेस्ट वुड बी 2 lakhs का 8.16%. दिस वुड बी द इंटरेस्ट which comes out to be 816 into 20, which is 16320. So amount would be 216320. Okay. And out of this, he has paid 10320. So can I say remaining amount? Remaining amount would be 2,06,000. ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है. अब इस पे उसको 2 साल और इंटरेस्ट देना पड़ेगा. नाउ स्टूडेंट्स, वन वे ऑफ डूइंग इट इज you calculate what is the interest for the next 2 years. Now, but that would be very tedious. Lot of calculation will be there. बेटर मेथड here would be try to use options. यार अगर options given है तो आप उसका फायदा उठाएं. Options आप देखिए बहुत ही दूर हैं एक दूसरे से. They are very far away from each other. Uh, Now, even if I calculate approximate value, I'll come to know which option is the correct answer. Can I say effectively he has to pay 8.16% every year? Even if I consider it to be 8%, okay, even if I consider it to be 8% simple interest, that means he still needs to pay 16%. 2 सालों का 16% तो मिनिमम देना ही पड़ेगा ना यार. तो अगर मैं इसका 16% भी कैलकुलेट कर लूं, so 16 into 2060. Now 16 into 2000 is 32,000 and 16 into 60 is 960. So 32960. Now can I say final amount would be 2,06,000 plus the interest 32960. This is the final amount he has to pay, which comes out to be 2,38,960. And mind you, he has already paid 10320. 10320 वो already दे चुका है. अगर मैं इसको कैलकुलेट भी करूं, this comes out to be 0.8249,280. So if I subtract the principal, which is 2 lakhs, can I say he still needs to pay? I mean, total he must have paid more than 49,000. है ना, क्योंकि अगर 2 लाख इसमें से माइनस भी कर दें, then also the interest is coming out to be 49,280, and I know the actual interest should be more than 49,280. So I can directly mark option number 4. बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपने पूरा कैलकुलेट करना पूरा कैलकुलेट करके देख लो. वैसे जरूरत थी नहीं इस क्वेश्चन में. अगला क्वेश्चन देखते हैं यार. ओके यार, अब इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस के टाइम काफी किए होंगे. जब रिप्लेसमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, आप सबको पता ही है क्या रूल फॉलो होता है. अ कंटेनर हैज 40 liters ऑफ मिल्क. 4 liters आर रिमूव्ड फ्रॉम द कंटेनर एंड रिप्लेस्ड विद 4 liters ऑफ वाटर. 4 लीटर बाहर निकाल रहे हैं और 4 लीटर वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं. दिस प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग 4 liters ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉन्टिन्यूड रिपीटेडली. अब ये कितनी बार हो रहा है ये नहीं पता है, लेकिन पूछा क्या गया है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स doing this process after which the volume of milk should be less than that of water. बेसिकली मिल्क वाटर से कम होना चाहिए, मतलब मिल्क का परसेंटेज 50 से कम होना चाहिए, है ना. अच्छा, अब आप सबको ये बात समझ में आ रही होगी कि 4 लीटर 40 लीटर में से बाहर निकाला है. 4 लीटर 40 में से बाहर निकाला, दैट मीन्स 1/10 ऑफ द मिक्सचर इज बीइंग टेकन आउट. सो इफ 1/10 ऑफ द मिक्सचर इज बीइंग टेकन आउट, मिल्क लेफ्ट वुड बी 9/10 एवरी टाइम. तो पहली बार जब प्रोसेस होगा, मिल्क लेफ्ट वुड बी 14 to 9/10.
सेकेंड टाइम जब प्रोसेस हो जाएगा, मिल्क लेफ्ट वुड बी फर्दर 9/10 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, देन अगेन 9/10 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, एंड सो ऑन. This value becomes less than, okay, milk becomes less than water. That means milk is less than 50%, है ना, water 50% से ज्यादा है, तो milk should be less than 20. So students, this comes out to be 9/10. कितनी बार आएगा ये हमें पता नहीं है, let's take it to be n times. This should be less than 20/40, which is 1/. अब स्टूडेंट्स यहाँ आप मैनुअली करके देखें या आप कैलकुलेटर यूज करके देखें, आपकी मर्जी है. The minimum value of n which will satisfy this inequality will be n is equal to 7. Okay, if you take 6 times, that would still be greater than half. So 7 is the minimum value, and this is the correct answer. I hope ये question सबको clear है. Let us see the next question now. Okay, here it is given: if a certain amount of money is divided equally among n persons, each of them receives 352. तो ये main average है 352. However, if two people they receive 506, अगर दो लोगों को 506 rupees मिलते हैं, and the remaining amount is divided equally among the other persons, each of them receives less than or equal to 330. अब देखो, ये तो पता है कि दो लोगों को 506 रुपीज मिल रहे हैं. अब बचे हुए लोगों को कितना अमाउंट मिल रहा है, ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि मैक्सिमम दे कैन गेट इज 330. बट लेट्स एज्यूम each of the remaining people they are getting x rupees. Now two of them are receiving 506, remaining are getting x, main average is 352. Here we can apply allegation, right? So अगर मैं यहाँ एलिगेशन अप्लाई करूं, मुझे पता है 506 रिसीव करने वाले ऐसे दो लोग हैं. टोटल पीपल आर n, दैट मीन्स हाउ मेनी पीपल आर रिसीविंग x, n-2. तो अगर मैं यहां पर एलिगेशन अप्लाई करूं तो 506 और 352 का जो डिफरेंस है, और ऐसे ही 352 और x का जो डिफरेंस है ना. आई होप आप सबको पता है 352 वाली जो वैल्यू है वो इन दोनों के हमेशा मिडिल में ही होगी, somewhere in between 506 and x. So because 506 is greater than 352, so x should be less than 352. So 506 minus 352 represents n minus 2, and 352 minus x represents 2. Okay, now let's solve it. 506 minus 352, students, this comes out to be 154. Cross multiply किया, 154 into 2 is equal to n minus 2 into 352 minus x. अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n पूछी है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n. कहने से अगर n को मैक्सिमाइज करना है, मतलब इस पूरे को मैक्सिमाइज करना है ना, ये पूरा टर्म मुझे मैक्सिमाइज करना चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स, इफ n minus 2 is maximum, that means this term should be minimum. क्योंकि यार दो चीजों को मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो अगर एक टर्म मेरा मैक्सिमम है तो दूसरा मिनिमम होगा. नाउ स्टूडेंट्स, कहने से इफ आई हैव टू मिनिमाइज दिस, ओके, इफ आई हैव टू मिनिमाइज दिस कंप्लीट टर्म, क्योंकि x माइनस हो रहा है 352 में से, दैट मीन्स x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए. अब यार x मैक्सिमम कितना हो सकता है वो हमें पता ही है, मैक्सिमम x की वैल्यू 330 हो सकती है. सो नाउ इफ आई पुट 330 इन प्लेस ऑफ x, I'll get 154 into 2 is equal to n minus 2 into 22. Now you can see students, 154 into 2 it is divisible by 22. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, so 11, right, here we'll get 11, and 11 into 14 is 154. So n minus 2 is 14, that means n is equal to 16. This can be the maximum value of n. काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. आई होप आप सबको क्लियर है ये क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखते हैं यार. ओके, अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इट सेज जयंत बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ व्हाइट शर्ट्स at the rate of rupees 1000 per piece, and a certain number of blue shirts at the rate of 1125 per piece. For each shirt he then set a fixed price
which was 25% higher than the average cost of all the shirts. He sold all shirts at a discount of 10% and made a total profit of rupees 51,000. देखो यार, अब सबसे पहले तो आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करें कि he sets a fixed market price which was 25% higher than the average cost of all shirts. मैं मान लेता हूं कि जो उसकी एवरेज कॉस्ट है ऑल शर्ट्स की, ओके, एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल शर्ट्स, let's take it to be 100. Now he sets a fixed market price which is 25% higher, so mark price would be 125, and then he sold all the shirts at a discount of 10%. तो अगर डिस्काउंट यार 10% का है तो यहां से सेलिंग प्राइस आ जाएगा विच वुड बी 112.5. मतलब हम कह सकते हैं कि अगर एवरेज कॉस्ट 100 रुपए है तो एवरेज सेलिंग प्राइस इज 112.5. दैट मीन्स ही इज गेनिंग 12.5% ओवरऑल. अब यार अगर 12.5% वो गेन कर रहा है और हमें पता ही है कि उसका नेट प्रॉफिट 51,000 का है, दैट मीन्स 12.5% ऑफ द टोटल इज इक्वल टू 51,000. We know this is 1 by 8. So I can say that total will be 51,000 into 8, which is 408,000. ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया टोटल कॉस्ट. ओके, दिस इज द टोटल कॉस्ट. I hope till here it is clear to everyone. Now the question is if he bought both color of shirts, मतलब मिनिमम एक एक शर्ट तो है ही उसके पास, व्हाइट की भी और ब्लू की भी. वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स दैट ही कुड हैव बॉट. अब देखो यार, एक का प्राइस कितना है 1,000 है ना, व्हाइट का प्राइस है 1,000 और ब्लू का प्राइस है 1,125, और हमें ये भी पता है कि टोटल कॉस्ट है 4,08,000. मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ व्हाइट शर्ट्स ही परचेज्ड इज डब्लू, सो कॉस्ट वुड बी 1,000 डब्लू. Blue shirts he purchased is B, so that would be 1,125 times B. And we know this is equal to 408,000. And now we have to maximize the total number of shirts. मतलब मुझे W plus B की यार मैक्सिमम वैल्यू निकालनी. अब यार आप खुद सोचो W plus B मैक्सिमम किस केस में होगा. कहने से व्हाइट शर्ट का प्राइस कम है, तो अगर व्हाइट शर्ट का प्राइस कम है तो बेटर क्या रहेगा, हम ज्यादा से ज्यादा व्हाइट शर्ट्स परचेज करें, है ना, क्योंकि डब्लू का कोफिशिएंट आप देखो 1,000 है, तो जितनी ज्यादा वैल्यू आप डब्लू की रखेंगे डब्लू प्लस बी की वैल्यू उतना ही मैक्सिमाइज होगी. सो वी शुड ट्राई टू मैक्सिमाइज डब्लू, देन ओनली वी कैन मैक्सिमाइज डब्लू प्लस बी. तो डब्लू की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है. नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स, टू मेक योर कैलकुलेशन इजी, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 1,000. This is also a multiple of 1,000. So can I say this has to be a multiple of 1,000? अब आप देखिए पहला मल्टीपल 1,000 का कब बनेगा, वो तब बनेगा जब b की वैल्यू 8 होगी, है ना, क्योंकि यार 8 इंटू 125, ओके, 8 इंटू 125 इज 1,000. तो मतलब क्योंकि एंड में 125 आ रहा तो b की वैल्यू आपको 8 लेनी ही पड़ेगी, जो कि सबसे छोटी वैल्यू है. व्हेन दिस कंप्लीट वैल्यू वुड बी अ मल्टीपल ऑफ 1,000. तो अगर मैंने b को 8 ले लिया, सो आई गेट 1,000 w प्लस 1,008 is 8,000, 125 into 8 is 1,000, right? So 8,000 plus 1,000, that means 9,000. This is equal to 4,08,000. From here I can say 1,000 w is equal to 3,99,000. 000 gets cancelled. That means W is equal to 399. So white shirts he purchased 399, blue shirt 8. So total would be 407. 407 is the correct answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं यार. Okay, now this might look tough to you, but it is a very, very easy question. A triangle is drawn with its vertices on the circle C such that one of its sides is a diameter of C. तो पहले यार इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं, है ना. हम सबको पता है ये ऐसा केस कब होता है, ट्राइंगल का जो वर्टिसेस है वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, है ना, और ट्राइंगल की साइड सर्कल का डायमीटर है, दैट मींस इट हैज टू बी अ राइट एंगल ट्राइंगल.
देखो ये चीजें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के केस में ही ऐसा होता है कि जब हम सर्कम सर्कल बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का, ओके, सो हाइपोटेन्यूज बिकम्स द डायमीटर ऑफ द सर्कल. So basically, indirectly, they are giving you the hint that it is a right angle triangle. Okay, it is given that radius of the circle is r. So diameter would be 2r. मतलब hypotenuse would be 2r. ये भी r है और ये भी r है. Other two sides are in the ratio of a is to b. क्योंकि ratio a is to b का है तो sides मैंने ले ली a, k and b के. Okay, a, k and b के. We have to find area of triangle. That means we have to calculate half into a k into bk. This is what I have to calculate, which is ab by 2 into k square. Okay. Now look at the options. All the options are in the terms of a and b. है ना. तो बेसिकली मुझे कैसे भी करके k को एलिमिनेट करना है. अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो आई कैन से a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर, दैट इज 4r स्क्वायर. From here, students, if I take k square common, I'll get 4r square divided by a square plus b square. अब ये k square की वैल्यू यार आप इस इक्वेशन में पुट कर दे, है ना. सो विल गेट a इंटू बी बाई टू इंटू के स्क्वायर की जगह आ गया 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो 2 and 2 gets cancelled out. So finally we have 2 times AB into R square by A square plus B square. So students, you can see option 1 is the correct answer. I hope ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है. ये क्वेश्चन यार एग्जाम में किया जा सकता था अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता थी. Let us see the next question now. Okay, so here it is given in a rectangle ABCD. AB is equal to 9, BC is equal to 6. P and Q are 2 points on BC such that area of the figures ABP, APQ, AQCD are in GP. इसको use कर लेते हैं यार पहले information को जो given है. So I've taken a rectangle ABCD. AB is equal to 9, BC is equal to 6. P and Q are 2 points on BC such that areas of the figures ABP. So let us join A and B. APQ, let us join A and Q. And the area of quadrilateral are in GP. Next given है area of the figure AQCD, quadrilateral का area is 4 times the area of triangle ABP. मतलब अगर ABP का area 1 है तो quadrilateral का area 4 है. And क्योंकि students ABP, APQ and quadrilateral are in GP, so APQ का area has to be 2 because 1, 2 and 4 are in GP. Now we have to find ratio of BP, PQ and QC. तो अभी काम करते हैं AC को भी join कर देते हैं. So if I join AC, now AC is the diagonal. Can I say it will divide the rectangle into 2 equal areas? Okay, it will divide the rectangle into 2 equal areas. Can I say पूरे rectangle का area हमने 7 assume किया है क्योंकि ABP का area 1 है, APQ का area 2 है और quadrilateral का 4 है. So total area would be 7. Area of half of the rectangle would be 3.5. That means AQC का area would be 0.5. Now students, if you look at these 3 triangles, okay, ABP, APQ, AQC, ये तीनों triangle की हाइट सेम है. अब क्योंकि इनकी हाइट सेम है तो एरिया का रेशियो वही होगा जो बेस का रेशियो होगा. बिकॉज हाइट इज सेम, एरिया का रेशियो वही होगा जो बेस का रेशियो होगा. अब आप बेस देखें, बेस इनके हैं बीपी, पीक्यू एंड क्यूसी. इनका जो रेशियो होगा वो इनके एरिया के रेशियो के बराबर होगा, विच इज 1:2:2.5. एंड इफ वी डबल देम वील गेट 2:4:1. So 2:4:1, option 2 is the correct answer. Let us see the next question now. Okay, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. वही रियल टाइम में यार करने मुश्किल थे क्वेश्चंस. So there are two series A1, A2, A3, B1, B2, B3. They are in AP such that the common differences of both the series are prime numbers. A5 is equal to B9
A19 is equal to B19, B2 is equal to 0, we have to find A11. अब स्टूडेंट्स A5 और B9 बराबर है, A19 और B19 भी बराबर है, तो कहने से जो डिफरेंस A19 और A5 में होगा वही डिफरेंस B19 और B9 में भी होना चाहिए, है ना। जो इनमें डिफरेंस होगा वही इनमें डिफरेंस होना चाहिए। अब A19 माइनस A5 इज इक्वल टू B19 माइनस B9। अब क्योंकि दो एपी है हमारे पास, पहले वाले का कॉमन डिफरेंस मान लो मैंने D1 ले लिया और दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस मैंने D2 ले लिया। नाउ व्हाट इज A19 माइनस A5? कहने से डिफरेंस इज ऑफ 14 टर्म्स, तो यहां का जो डिफरेंस होगा that would be 14 times D1, right? I hope all of you are getting, because what is fifth term? Fifth term is A plus 4D and A19 is A plus 18D, है ना। तो यार A ने तो कैंसिल ही होना है, तो 18D minus 4D, 18D minus 4D is 14 times D। तो पहला जो वैल्यू आ गया वो आ गया 14 टाइम्स D1। ऐसे ही यहां पर आप देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 10 टर्म्स का डिफरेंस है, तो यहां का जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी 10 टाइम्स D2। नाउ फ्रॉम हियर आई नो दैट D1 by D2 it is coming out to be 5/7। Now it is given that the common differences are prime numbers, मतलब D1 की वैल्यू 5 ही होगी और D2 की वैल्यू 7 ही होगी। Now, students, let us try to use this information because I know that B2 is equal to 0. Can I say from here I can calculate the value of B9? देखो B9 निकालने से क्या होगा, B9 निकालेंगे तो वो A5 के बराबर होगा और अगर A5 पता लग गया तो A11 भी पता लग जाएगा। तो B2 अगर 0 है तो मैं यहाँ से B9 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। B9 और B2 में कितना डिफरेंस होगा, 7 टाइम्स ऑफ D2। 7 times of D2 is 7 into 7, which is 49. Now this is equal to A5. So students, from A5 I have to calculate, okay, I have to calculate A11। तो कहने से अगर A5 49 है तो A11 डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस वुड बी 6 टाइम्स D1। So 6 into 5 30, 30 का डिफरेंस है, so if I add 30 to it I'll get A11। So 79 is the correct answer। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। सो स्टूडेंट्स, this question again you should be aware of the basic formulas, right? P square plus Q square minus 29 is equal to 2PQ minus 20 is equal to 52 minus 2PQ। We have to find difference between maximum and minimum possible value of P cube minus Q cube। अभी देखो P cube minus Q cube का फॉर्मूला क्या होता है, that is P minus Q into P square प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, है ना। लेट अस ट्राई टू यूज फर्स्ट टू इक्वेशंस। अगर मैं पहली दो को इक्वेट कर दूं, यहां से मैं कह सकता हूं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ वुड बी इक्वल टू 9। दैट मीन्स स्टूडेंट्स P माइनस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहां से आप देखो P माइनस क्यू की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस माइनस 3। तो P माइनस क्यू 3 भी हो सकता है और माइनस 3 भी हो सकता है। लेट अस ट्राई टू फिगर आउट दिस सेकेंड ब्रैकेट। अगर मैं सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट कर दूं, है ना, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट कर दूं, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 4 टाइम्स पी क्यू वुड बी इक्वल टू 72। मतलब स्टूडेंट्स पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। नाउ फ्रॉम हियर आई कैन ऑल्सो फिगर आउट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बिकॉज आई नो PQ is 18. If I put 18 here, I can find the value of P square plus Q square, which students will come out to be P square plus Q square minus 36 is equal to 9. That means P square plus Q square will be equal to 45। तो यार ये वाली वैल्यू हमारे पास 45 आ गई। मतलब सेकेंड ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई, 45 प्लस 18 दैट इज 63। तो अगर P माइनस क्यू 3 के बराबर है, सो वी गेट 3 इंटू 63 विच इज 189। और अगर P माइनस क्यू माइनस 3 के बराबर है, विल गेट माइनस 3 इंटू 63 दैट इज माइनस ऑफ 189। हमें यार इनका डिफरेंस लेना है ना, इनका डिफरेंस वुड बी 378।
सो 378 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। Okay, students, so here it is given an and bn are two sequences such that an is equal to 13 plus 6 times n minus 1, bn is equal to 15 plus 7 times n minus 1 for all natural numbers n. Now we have to find the largest three digit number common to both. अब ये देख के ही पता लग रहा है यार दोनों AP है ना। सबसे पहले हमारा एम होना चाहिए लेट अस सी द फर्स्ट कॉमन टर्म टू बोथ। तो अगर मैं पहले वाले एपी की बात करूं वो सीरीज किस तरीके से है, डिफरेंसेस ऑफ 6, so 13 then 19 then 25 then 31 then 37 then 43, okay I'll write few terms, then 49 and so on। दूसरा वाला भी एपी में है, उसमें डिफरेंस 7 का है, सो 15 22 29 36 43 50 and so on। You can see 43 is the first common term, है ना। 43 is the first common term। Now which would be the next common term? अब देखो ये जो कॉमन टर्म्स की सीरीज बनेगी वो भी एपी में होगी, और उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इन दोनों के कॉमन डिफरेंसेस का एलसीएम होगा, है ना। पहले वाले में कॉमन डिफरेंस है 6 का, दूसरे वाले में कॉमन डिफरेंस है 7 का। तो ये जो कॉमन टर्म्स का एपी बनेगा उनका जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 विच इज 42। सो 43 के बाद कॉमन टर्म कौन सा आएगा, 43 plus 42 that is 85। next common term would be 85 plus 42 that is 127, then 127 plus 42 169 and so on। now we have to tell the greatest three digit number of this series। यार आप देख सकते हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस 42 का है, इफ यू डिवाइड एनी टर्म बाय द कॉमन डिफरेंस, इफ यू डिवाइड एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज बाय द कॉमन डिफरेंस, तो अगर आप किसी को भी 42 से डिवाइड करें यू कैन सी रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 1, है ना। किसी को भी आप 42 से डिवाइड करें रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो पहले हम देखेंगे कौन सा नंबर है सबसे बड़ा थ्री डिजिट का जो 42 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। सो 42 इंटू 2 इज 84, we'll get 159। 42 into 3 is 126, so we have 33। so that means if I subtract 33 from 999 I'll have a number which is definitely divisible by 42, but I need a remainder of 1। तो आप 966 में 1 ऐड कर दें, so answer would be 966 plus 1 967। now this is the greatest three digit number which will be common to both the series। so students this was the last question। यार अगर solutions पसंद आए हो प्लीज अच्छा सा कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लें, हम आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन।